नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आइए नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो भारत में डिजिटल ठगी के नए तरीके अपना रहा था। ये गिरोह कंबोडिया में पाकिस्तानी और चीनी साइबर एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेकर एक नए प्रकार की ठगी कर रहा था, जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जा रहा है। ठगों ने इस तकनीक का इस्तेमाल कर न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है। लखनऊ के एक डॉक्टर से 48 लाख रुपए की ठगी की घटना ने पुलिस को इस गिरोह का पर्दाफाश करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने को प्रेरित किया। एसटीएफ ने इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनकी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए ठगी के नेटवर्क को उजागर किया। पुलिस अब इनके बैंक खातों, व्हाट्सएप चैट्स और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। यह घटना साइबर सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण चेतावनी है और पुलिस विभाग ने आम लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए घोषणा की है कि दिसंबर 2026 तक लखनऊ में देश का पहला नाइट सफारी शुरू होगा। ये नाइट सफारी 900 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैलेगा और दुनिया का 5वां नाइट सफारी होगा। नाइट सफारी परियोजना का उद्देश्य न केवल भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करना बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षक स्थल बनाना है। इस परियोजना के तहत वाइल्ड लाइफ पार्क, इको टूरिज्म जोन, एडवेंचर जोन और सौर ऊर्जा आधारित प्रकल्प विकसित किए जाएंगे। पर्यटक यहाँ रात के समय वन्य जीवों की गतिविधियों का लाइव अनुभव ले सकेंगे। सफारी में एशियाटिक लॉयन, बंगाल टाइगर, घड़ियाल और अन्य वन्यजीवों को रखा जाएगा। ये परियोजना से लखनऊ को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी और ये प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके अलावा लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई अग्निकांड के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सरकारी संस्थानों में एक वीआईपी कल्चर को खत्म करने का आदेश दिया है। ये आदेश खास तौर पर अस्पतालों के दौरे के दौरान होने वाले चूने से मार्किंग और फूल मालाओं के स्वागत की परंपरा को लेकर दिया गया है। हाल ही में झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना के बाद जहां 10 बच्चों की मौत हुई, डिप्टी सीएम ने मामले की जांच का आदेश दिया था। इस बीच अस्पताल के दौरे से पहले सड़क पर चूने से मार्किंग का वीडियो वायरल हुआ था। इस पर ब्रजेश पाठक ने वीआईपी स्वागत की परंपरा को समाप्त करते हुए अस्पतालों को साफ सफाई और बेहतर सेवा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। अब सभी चिकित्सा संस्थानों को ये निर्देश जारी किया जाएगा कि वे स्वागत की बजाय अस्पतालों के रखरखाव और मरीजों की देखभाल पर ध्यान दें। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए एक भीषण अग्निकांड में 12 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। ये घटना नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में हुई, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। ये घटना बेहद दुखद है और राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और अस्पताल के कर्मचारियों ने राहत कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक 12 नवजातों की जान जा चुकी थी। इस हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश भर के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इसके साथ ही सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इस घटना ने अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर विचार विमर्श की शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख न्यायिक और सार्वजनिक स्थलों को लेकर पाकिस्तान से एक धमकी भरी कॉल आई है। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और प्रयागराज रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस कॉल के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इन स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी है और विशेष सुरक्षा टीमों को तैनात किया है। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के अधिकारियों ने आपस में समन्वय स्थापित कर जांच शुरू कर दी है। कॉल का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धमकी पाकिस्तान से दी गई थी। सभी जगहों पर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को अधिक सतर्क कर दिया है और देश भर में सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर पुनः समीक्षा की जा रही है। इस धमकी के बाद सरकार ने आतंकवादियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनावों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अधिकारी लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बना रहे हैं, जिससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अखिलेश यादव ने इस मामले को चुनाव आयोग के समक्ष उठाया और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि यह संविधान द्वारा दिए गए मतदान के अधिकार का उल्लंघन है और इसे अपराध माना जाना चाहिए।
सपा के इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने मतदान केंद्रों पर पुलिस कर्मियों द्वारा मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने भी सपा के आरोपों का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की अपील की है। और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन सीटों के लिए चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इन सीटों में मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कचहरी और मझवा शामिल है। कुल 90 उम्मीदवार इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 11 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। मतदान के लिए 3718 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 1237 को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती, पोलिंग बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी शामिल है। इसके अलावा विशेष रूप से विकलांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर और वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त निगरानी और जब्ती अभियान भी चलाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।